जय हिंद, वेलकम आज यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए एक न्यू टॉपिक आपके स्टार्ट किया था, एडवर्ब। तो जो एडवर्ब की हमारी 2 क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें हमने आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस के मैंने वहाँ पे सिखाया आपको, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, इसमें हम आज में कॉन्सेप्ट जो होने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस होने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो जो भी हमारे शेर है, जो भी हमारी श्रेणियाँ, वो फटाफट आ जाए, फिर मैं अपना टॉपिक यहाँ पे एडवर्ब को स्टार्ट करते हैं बिना देरी से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात किया था एडवर्ब, तो मैंने वहाँ पे बात की जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, जो एडजेक्टिव टॉपिक है, एडजेक्टिव में हमने वहाँ पे पढ़ाया था आपको डिग्रियाँ। तो डिग्रियाँ जैसे एडजेक्टिव में बनती थी, वैसे एडवर्ब के हमारे कुछ वर्ड होते हैं, उनकी भी डिग्रियाँ बनती हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया था। आज हमें जो पढ़ना है आज के सेशन पे, तो हमें आज के सेशन पे वहाँ से पढ़ना है एडवर्ब ऑफ पोजीशन। एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में कैसे होती है। अगर हम एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, तो हम आज इसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन होने वाला है। अगर आप हमारे अक्कू ज्ञान तक चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। बिना देरी से अपने सेशन को आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे मैं ले चलता हूँ फटाक से, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं रिकॉल करा दूँ, फिर इसके बाद मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे मैंने बताया था एडजेक्टिव की बात, एडजेक्टिव के तरीके। एडवर्ब की भी क्या होती है, डिग्रियाँ होती है, कंपैरिजन होती है। जैसे पॉजिटिव हार्ड का क्या बनता है, हार्डर बनता है, हार्डेस्ट बनता है। फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट है। सून सूनर, सूनेस्ट है। नियर नियरेस्ट, नियरेस्ट है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपसे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जो हमारे सोल्जर हैं फटाफट आ जाए और मैं यहाँ से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे आपके मोबाइल या आप जिस भी वस्तु पे देख रहे हैं, सभी को आपको अपने उसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा होगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पे होती है, कैसी होती है, कैसे नहीं होती है, क्या होता है सेंटेंस में। अगर एडवर्ब की पोजीशन बदल दी जाती है तो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वो उसका क्या होता है, वो बदल जाता है या नहीं बदलता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एडवर्ब सदैव। क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब जो हमारा है वो सदैव शब्द के निकट रखा जाता है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इतनी बात, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। एडवर्ब इनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता है। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव वर्ड करता है। कौन, एडजेक्टिव, ठीक है। इतनी सी बात मैंने आपको बेसिक वहां पे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो हमारा वर्ड है एडवर्ब का, हम एडवर्ब वर्ड को उस शब्द के पास रखते हैं जहां पे उस वर्ड को क्या करें, मॉडिफाई करें। एडवर्ब के पोजीशन को बदल दिया जाए, एडवर्ब का पोजीशन बदल दिया जाए तो जो वाक्य का अर्थ होता है ना, वो क्या होता है, बदल जाता है। ये समझ में आए पॉइंट। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूँ। एडवर्ब आपका वो वर्ड है जो जिस शब्द के पास निकट रखा जाता है वो उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। अगर एडवर्ब वर्ड को हम उसकी जगह, जो इसको स्थान एडवर्ब को, उसको हम दूसरी जगह प्रयोग कर दें उस वर्ड को, अगर एडवर्ब की पोजीशन को हम इधर उधर कर दें, एर फिर बदल कर दें, तो जो सेंटेंस की आपकी जो मीनिंग होगी सेंटेंस की, वो क्या होगी, बदल जाएगी। क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल पहला यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा सी ने ओनली सी सा माई ड्रेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली सी सा माई ड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे सी क्या है,
सब्जेक्ट है, ठीक। ओनली आपका क्या है, एडवर्ब है। सब्जेक्ट के पहले यहां पे क्या हुआ, एडवर्ब वर्ड आपका यूज हुआ। सा माई ड्रेस, ओनली सी सा माई ड्रेस, केवल उसने, केवल उसने, किसी और ने नहीं, केवल उसने। सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब वर्ड आपका ओनली यूज हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, इसके पहले आपका क्या यूज हुआ, एडवर्ब वर्ड यूज हुआ। फिर लिखा आपका सा, सा का मतलब क्या होता है, देखना। सी की जो होती है सी सा सीन, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा होती है। सीन क्या होती है, सी की थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। ये भी मैंने बताया। तो ओनली सी सा माई ड्रेस, ड्रेस यहां पे आपका क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। माई यहां पे आपका क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव है, क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव। जो भी आपके पोजेसिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव होते हैं वो अपने बाद तुरंत क्या लेते हैं, नाउन वर्ड को लेते हैं। मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पे अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर मिस कर दिया तो उसको जरूर देखना है, ठीक है। तो यहां पे जो माई ड्रेस हो गया आपका, ये पूरा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये नाउन किसका काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का। क्योंकि सा आपका क्या है, यहां पे वर्ब है, सा आपका क्या है, यहां पे वर्ब है। वर्ब के बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के जाता है। तो ये माई ड्रेस आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। इतनी बात आपको बेसिक मैंने आपको बताया। अब यहां पे सी ओनली, सब्जेक्ट के पहले आपका ओनली वर्ड यूज हुआ, एडवर्ब यूज हुआ। कह रहा है केवल उसने, केवल उसने, किसी और ने, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी थी, किसी और ने नहीं। समझ में आया। सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब वर्ड यूज हुआ है, तो मीनिंग क्या निकल गए, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी थी, किसी और ने नहीं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना भी, अभी आपको अंतर समझ में आएगा, ठीक है। इतना सा आप ध्यान रखना, ठीक। अब सेकंड नंबर एग्जांपल यहां पे लिखा, सी ओनली सा माई ड्रेस। अब जो ओनली आपका एडवर्ब वाला वर्ड था, पहले वाले जो सेंटेंस में था, सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब वर्ड आपका ओनली यूज हो रहा था। और यहां पे सेकंड में एग्जांपल देखो, सेकंड में सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका एडवर्ब वर्ड यूज हुआ है। तो सी ओनली सा माई ड्रेस, केवल देखा और कुछ नहीं किया। समझ में आया। दोनों में अंतर करना भी, दोनों में अंतर करना। देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब आपका यूज हो रहा था, तो क्या कह रहा था, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी थी और किसी ने नहीं देखी, केवल उसने देखी थी और किसी ने। अब यहां पे सेकंड में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के पहले आपका एडवर्ब वर्ड ओनली यूज हुआ, तो केवल देखा और किया कुछ नहीं। केवल उसने देखा ड्रेस को लेकिन कुछ किया और नहीं। समझ में आया दोनों में अंतर। केवल उसने देखा था मेरी ड्रेस बट किसी और ने नहीं। और सेकंड वाले में क्या रहा, केवल देखा, ड्रेस को देख लिया लेकिन उसने कुछ किया नहीं उसमें। समझ में आया। दोनों में अंतर आई होप आप कर पा रहे होंगे, ठीक। अब यहां पे सेकंड देखना, थर्ड नंबर कह रहा सी सा ओनली माई ड्रेस। अब यहां पे सी सब्जेक्ट, सी सा आपका क्या वर्ब, इसके बाद आपका क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, ओनली माई ड्रेस। सी सा ओनली माई ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस देखी, किसी और की नहीं ड्रेस देखी। अब यहां पे पहले वाले एग्जांपल में क्या कह रहा था, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी और किसी ने नहीं देखी। सेकंड वाले में क्या रहा है, केवल देखा ड्रेस को लेकिन किया कुछ नहीं। अब जब यहां पे तीसरे वाले एग्जांपल पे आया तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद आपका एडवर्ब यूज हो गया। तब यहां पे कह रहा केवल मेरी ड्रेस देखी थी और किसी की नहीं देखी, केवल मेरी ड्रेस देखी थी। जोर दे रहा, सेंटेंस में जोर देखना किस तरीके से आ रहा। पहले सेंटेंस में ज्यादा जोर नहीं आया, सेकंड नंबर में सेंटेंस में ज्यादा जोर नहीं दे, लेकिन यहां पे थर्ड नंबर एग्जांपल में जो सेंटेंस हमारा कह रहा है, केवल मेरी ड्रेस देखी थी, मेरी और किसी की नहीं, थोड़ा जोर आ रहा है, जोर आ रहा है, सेंटेंस में जोर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। अब यहां पे फोर्थ नंबर देखना, सी सा माई ओनली ड्रेस, एकमात्र ड्रेस।
एकमात्र ड्रेस जो मेरे पास थी वही वह ड्रेस देखी, एकमात्र जो मेरे पास थी। अब यहाँ पे देखो, सी सा माई ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस के बारे में बात कर रहा था और किसी का ना पुस्तक ना कुछ, केवल ड्रेस के बारे में बात कर रहा था। इस तरीके से आपकी मीनिंग चेंज होते हैं। अगर हम एडवर्ब वर्ड को अगर उसका स्थान बदल देते हैं तो मीनिंग हमारी इस प्रकार सेंटेंस की चेंज होती है, जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे और अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया, एक एक पॉइंट पे मैंने आपको बात बताया, ठीक है। आइए आशा करते हैं ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। आगे अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं वाक्य के आरंभ में। अगला पॉइंट एक नंबर है क्या, वाक्य के आरंभ में, एट द बिगनिंग। वाक्य के आरंभ में या उसे बोलते हैं एट द बिगनिंग। अब यहाँ पे देखेंगे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में होता है। जितने भी आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं ना, ये सेंटेंस के क्या होते हैं, प्रारंभ में प्रयोग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे व्हेन यू आर रिटर्निंग होम, व्हेन आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये क्या होगा, सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग होगा। जितने भी आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे वो सब सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग होंगे। इतने सी बात आपको ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा। सेकंड नंबर पॉइंट लिखा, सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आरंभ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे बात कह रहा है जो भी आपका सेंटेंस होता है ना, उसको पूरे सेंटेंस को अगर मॉडिफाई कराना हो हमें, तो हम एडवर्ब वर्ड को सेंटेंस के पहले यूज कर देते हैं, तब वो पूरे सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इतनी सी बात समझ में। मैं ये कह रहा हूं जो आपका एडवर्ब वर्ड होता है ना, अगर ये एडवर्ब वर्ड सेंटेंस को पूरा मॉडिफाई कराएगा ना, तो एडवर्ब को पहले सेंटेंस के यूज करेंगे तभी वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, ठीक। यही बात आपको समझनी थी, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे ये कह रहा है एम्फेसाइज के लिए, मतलब एम्फेसाइज किसी पर जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी पर जोर डालना के लिए एडवर्ब आरंभ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे जो एम्फेसाइज के लिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बात में, किसी भी सेंटेंस होगी तो उसमें कोई बात ना कोई कही जाएगी, ठीक है। तो उस सेंटेंस में जोर डालने के लिए एडवर्ब को हम पहले यूज करते हैं। ऑफ सी एक्स, हियर कम्स द प्रिंस, मतलब एक जोर डालना सेंटेंस, एम्फेसाइज करना, ये वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग होगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आए। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करता हूँ। सेकंड नंबर पॉइंट ये लिखा हुआ है, दो वाक्यों के मध्य में, इन द मिडिल। क्या कह रहा है, मिडिल में जो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वर्ड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑलवेज, एक होता है नेवर, एक होता है एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, समथिंग्स, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम आपके कौन कौन से होते हैं, ऑलवेज होता है, नेवर होता है, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, समटाइम्स आदि। उन वर्ब के पहले प्रयुक्त होते हैं जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। आपको ये समझना है जो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड होते हैं, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफ्टन, एवर, ये हार्डली, स्करली, बेयरली, ठीक है, ये आपके जो वर्ड हैं एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड, ये क्या करते हैं, उन वर्ब के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के सी नेवर कम्स हर,
सी यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसी, सिंगुलर। हेयर आपका क्या हुआ यहाँ पे, प्लेस को दर्शा रहा है, कि स्थान बता रहा है, ठीक है। हेयर कम से यार यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे नेवर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो इसके पहले, वर्ब के पहले यहाँ पे क्या हुआ, नेवर वर्ड का आपका यूज हुआ, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल, आई सेल्डम गो देयर। आई सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट। गो वर्ब कैसी, प्लूरल। अब यहाँ पे सेल्डम आया, मैंने बताया एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब करता है। यहाँ पे गो है तो वर्ब के पहले यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे सेल्डम गो हो जाएगा। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आपकी जो एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड होते हैं, ये जिस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उस वर्ब के पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रयोग कर देते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। गॉट इट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर, जब सेंटेंस में एलक्सरी वर्ब दे रखा हो। एलक्सरी वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब से मिलकर बनती है, वो क्या होते हैं, एलक्सरी वर्ब होते हैं। तो एडवर्ब का प्रयोग एलक्सरी वर्ब मेन वर्ब के बीच में होता है। जो आपकी एलक्सरी वर्ब होती हैं और जो आपकी मेन वर्ब है, अगर हमको इनमें एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड यूज करना है तो एलक्सरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो यहाँ पे ही विल कम हेयर, कम आपकी मेन वर्ब, विल आपकी क्या, एलक्सरी वर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ यूज होगा, बीच में यूज होगा, तो नेवर यहाँ पे बीच में आ गया। आई हैव सेल्डम गोन देयर, गोन आपकी क्या, मेन वर्ब, हैव का हेल्पिंग वर्ब आपकी। तो मैंने कहा जो भी आपके लग्जरी वर्ब या मेन वर्ब होती हैं, इनके बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड यूज करना, तो इनके बीच में, तो यहाँ पे सेल्डम आपका बीच में यहाँ यूज होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पॉइंट था, आपको समझना था, ठीक। गॉट इट, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट पे मैं बात करता हूँ। थर्ड नंबर पॉइंट ये कहता है आपसे कि वर्ब टू बी का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। आपकी जो भी आपकी टू बी वर्ब होती है ना, जो आपकी बी वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, वेयर, मैंने आपको बताया था जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा, उसमें मैंने आपसे बात किया, ठीक है। तो जो आपकी बी वर्ब होती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, वेयर, ये मेन वर्ब के रूप में काम करें या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करें, जब भी हम इसमें एडवर्ब वर्ड का यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड का, इनके बाद यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ। जो भी आपकी बी वर्ब होती है ना, कौन कौन सी होती, इज, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करें या ये मेन वर्ब के रूप में काम करें, जब भी इनके बाद, पेन को चेंज करो, जब भी इनके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड यूज करेंगे, वो इनके बाद यूज करेंगे, किसके, यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर ये आपके पास नहीं लिखी बी वर्ब, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। फटाफट नहीं, हमारे जो शेर हैं, जो शेर, फिर मैं आगे चलता हूँ। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने क्या बताया आपको, जो आपकी बी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, फेयर, तो ये जो अगर वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करें, जब भी हमें एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड का यूज़ करना है, तो इनके बाद हम एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सी इज़ ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे इस क्या कर रहा है, बी वर्ब है आपकी, किस में काम कर रहे हैं, मेन वर्ब पे काम कर रहे हैं। मेन वर्ब के एडवर्ब ऑफ जो टाइम वर्ड है वो क्या आएगा, इसके बाद आएगा, तो ऑलवेज यहाँ पे बाद में आए। आई एम नेवर सेड, यहाँ पे नेवर किस में, मेन वर्ब है, इसके बाद आए। यहाँ पे देखते हैं, ही इज ऑलवेज प्रिसाइड फॉर इज स्वीट या वॉइस। अब यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज प्लस ये मेन वर्ब, यहाँ पे बीच में, ठीक, ये आपको समझना।
अगर आपको दोनों चीज मिल जाए, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में समझना, यहाँ पे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब भी अगर टू जो आपकी बी वर्ब होती है इज एम आर वाज वर, इज एम वाज वर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के यही रूम में काम करें या फिर यही वर्ब क्या करें मेन वर्ब के रूम में सेंटेंस में काम करेंगे, तब एडवर्ब जो वर्ड यूज होगा ना वो बाद में यूज होगा। बट अगर इज एम आर वाज वर है और इनके साथ एक मेन वर्ब और दे दी जाएगी, तब हम क्या करेंगे एडवर्ब और प्राइम वर्ड का बीच में यूज करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे सेंटेंस में चल रहा था। अब ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे सीधा फॉलोइंग सेंटेंस, सभी को सीधा फॉलोइंग सेंटेंस एक बार देख लेना, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक। मैं आगे बात करता हूँ। आगे यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ सम एडवर्ब। जो यूज ऑफ सम एडवर्ब, कुछ एडवर्ब के जो वर्ड है उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सभी लोग को मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एक एक के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे वेरी तथा मस्ट के प्रयोग में अंतर। वेरी तथा मस्ट के प्रयोग में अंतर यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूं वेरी मस्ट के प्रयोग में अंतर। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर करता हूँ, जो मैनी होता है ना ये काउंटेबल नाउन के लिए प्लूरल, और जो मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वेरी तथा मच के अंतर में। वेरी जब भी यूज होगा पॉजिटिव डिग्री के पहले, वेरी के साथ कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। मच के साथ क्या आती है, सीडी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। आपको ये समझना वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। यही बात यहाँ पे ए नंबर पॉइंट पे लिखी हुई है। तो ए नंबर पॉइंट एक बार मैं रीड करता हूँ। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ, जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी हॉनेस्ट। लेकिन मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे मच बेटर, मच वाइजर, मच लकियर, मच मोर हॉनेस्ट etc। मैंने क्या बताया, ए नंबर पॉइंट आप समझना भाई। ए नंबर पॉइंट ये चल रहा है यहाँ पे, वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, मच का यूज किस में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। इसको याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक भी देता हूं। वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी। इस तरीके से आपको याद करना है इसको। मैं इसको खन्ने पे बंद कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आप ऐसे बोलेंगे वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, इस तरीके से आपको याद करना। एक बार मैं फिर से सही से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेरी के बाद कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। मच के साथ कौन सी आती, कंपैरेटिव डिग्री आती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कोष्टक बना दूंगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। इसको ये क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक। ये अब आपका ये कोष्टक बन गया, तो फटाक से स्क्रीन। वेरी के साथ कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री। मच के साथ कौन सी आती है, कंपैरेटिव डिग्री। वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, इस तरीके से आपको याद करना, ये ठीक। माइंड में आपको क्या करना है, 10 बार अगर आप पढ़ोगे इसको, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी, वेरी पीडी मच सीडी। वेरी पीडी मतलब वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, मच सीडी मतलब मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। फटाक से हमारे जो सोल्जर है, जो सैनिक, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने आपको याद करने की भी ट्रिक देती है अच्छे से, ठीक। आई होप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे आप सभी ने देख लिया होगा, ये सब पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वेरी मच कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग होता है। वेरी मच, जो वेरी मच है ना, इसके साथ क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग होता है। जैसे वेरी मच बेटर हम लगा सकते हैं, वेरी मच वाइजर कर सकते हैं, वेरी मच लकियर कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं।
नोट है, आपको ध्यान रखना। वेरी मच, फिर अगर वेरी है उसके साथ मच अगर लगे हो तो फिर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। अगर वेरी अलग है, जब पूछे वेरी के साथ कौन सी डिग्री तो पॉजिटिव, मच है उसके साथ कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन वेरी मच दोनों साथ में वर्ड है तब कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इतनी सी बातें यहाँ पे ये समझना, नोट पॉइंट आपको समझना। वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ अगले पॉइंट पे, यहाँ पे बी नंबर पॉइंट पे। बी नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है कि जो वेरी है, मच है का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। वेरी और मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। कैसे? द वेरी बेस्ट बॉय, द वेरी बेस्ट बॉय, वेरी यहाँ पे यूज हुआ, बेस्ट आपकी कैसी सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी हो के साथ भी होता है, ठीक है, ये समझ लेना, इतनी सी बात होगी। अब यहाँ पे सी नंबर पॉइंट पे बात करेंगे। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपके वर्ड होते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग हो गए, डेयरिंग हो गए, कंफ्यूजिंग हो गए, बोरिंग हो गए, इंटरटेनिंग हो गए, इनके साथ क्या होता है, वेरी का यूज होता है। जितने भी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली, इनके साथ क्या होता है कि वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरटेनिंग। किंतु मच का प्रयोग, मस्ट नहीं मच, किंतु मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जैसे मच सरप्राइज्ड, मच ग्राइव्ड, मच एडमायर्ड। आपको इतना ध्यान रखना, वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हैं, पहले करते हैं, और जो मच का होता है वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड के पहले करते हैं। अब यहाँ पे नोट देखना आपको, वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता। वेरी का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं करेंगे, किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है। यहाँ पे समझना है, वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता, किंतु निम्नलिखित पार्टिसिपल जो थोड़े बहुत आपके वर्ड है पार्टिसिपल के, उनसे पहले वेरी का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंट, वेरी डिसकंटेंट, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। जो वर्ड आपके लिखे टायर्ड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, कंटेंट हो गया, डिसकंटेंट हो गया, प्लीज्ड हो गया, ड्रंक हो गया, लिमिटेड हो गया, डिलाइटेड, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये जो वर्ड है ना पास्ट पार्टिसिपल के, इनके साथ हम वेरी का यूज करेंगे। लेकिन वैसे आपके अगर पास्ट पार्टिसिपल के वर्ड आ जाते हैं तो हम वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सरप्राइज्ड के साथ वेरी का यूज नहीं करेंगे, ग्रेवाइड के साथ वेरी का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज करेंगे, एडमायर्ड के साथ वेरी का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज करेंगे। लेकिन ये वर्ड टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंट, डिसकनेक्टेड, प्लीज्ड, ड्रंक, लिमिटेड, डिलाइटेड, इनके साथ हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट ये लिखा, क्विट, जो आपका क्विट वर्ड लिखा है, इसका अर्थ है परफेक्टली। क्विट का अर्थ जो होता है क्या होता है, परफेक्टली या कंप्लीटली, पूर्णतः या पूर्ण रूप से। इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता, इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता। अतः जो क्विट वर्ड है इसका अर्थ परफेक्टली या कंप्लीटली, इसका प्रयोग हम वेरी की जगह नहीं होता। सी इज क्वाइट लवली, ये गलत है। सी आर क्वाइट हैंडसम नहीं, गलत, क्योंकि ये आपके क्या इनके साथ क्या आता है, वेरी वर्ड यूज होता है, इनके साथ क्वाइट वर्ड नहीं आता। यहाँ पे देखें, इनको शुद्ध करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाइट क्विट हटा देंगे, यहाँ पे वेरी लवली, वेरी हैंडसम, जैसे मैंने अभी बताया। क्विट का अर्थ होता है परफेक्टली या कंप्लीटली होता है, पूर्णतः या पूर्ण रूप से होता है, ठीक है। इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रयोग वेरी की जगह, क्विट वर्ड का नहीं होगा प्रयोग वेरी की जगह, वैसे भी क्विट का नहीं हो।
सी इज़ क्वाइट लवली गलत है, यू आर क्वाइट हैंडसम गलत है, इसको सही करके लिख सकते हैं सी इज़ वेरी क्वाइट लवली, सी यू आर वेरी हैंडसम, इस तरीके से यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट लिखा फेयरली और रेदर। जो आपका फेयरली है और रेदर, जो फेयरली है हमारा फेयरली है, इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड etc। रेदर का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव के साथ भी होता है, रेदर बैड, रेदर डिफिकल्ट, रेदर वर्स, रेदर हॉटर। एक बात समझना, जो फेयरली वर्ड है ना, इसका प्रयोग हम फेयरली जो वर्ड है ना, इसके साथ कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। रेदर के साथ पॉजिटिव भी आती है, कंपैरेटिव डिग्री भी आती है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करें, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, फेयरली के बाद TOO का प्रयोग नहीं होता, रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है। फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है, जैसे फेयरली टू गुड, ये गलत है, रेदर टू गुड, ये बिल्कुल सही है। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल। आपको ये समझना है, जो फेयरली और रेदर होता है, फेयरली के साथ क्या आता है? पॉजिटिव डिग्री आती है। जो रेदर वर्ड होता है ना, इसके साथ पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री दोनों आ जाती हैं। ठीक, लेकिन फेयरली के साथ TOO का प्रयोग नहीं करते हैं, रेदर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, TOO। फेयरली के बाद जो प्लीजेंट आपके एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, इनके साथ हम फेयरली वर्ड का यूज करते हैं। ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, रेदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, विग्ड, डिफिकल्ट, ट्रबल, डल, अम्यूजिंग, गुड, क्लेवर, प्रिटी, ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है। प्लीजेंट सेंस के जो एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं? फेयरली का। ठीक है, और जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं, उनके साथ हम रेदर वर्ड का यूज करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोर्थ नंबर पॉइंट देखेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट आपसे कह रहा है टू का अर्थ है आल्सो। जो TOO होता है ना, इसका अर्थ होता है क्या? आल्सो होता है। क्या होता है? आल्सो होता है। यहाँ पे एकदम I too was invited to tea। I too was invited to tea, मैंने उसको आल्सो इनवाइट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे, टू का अर्थ मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। टू का अर्थ क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक किसी को क्या करना? इनवाइट कर दिया यहाँ पे टी के लिए। वही चीज क्या होता है? आपका टू वर्ड होता है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड, टू फैट, टू डल etc के साथ होता है। जो अनप्लीजेंट आपके एडजेक्टिव वाले वर्ड होते हैं, बैड, नॉटी, विकेड, फैट, डल, इनके साथ हम टू वर्ड का TOO यूज करते हैं। टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज्ड, टू हेल्थी आदि कहना गलत है। इनके साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव वाले, प्लीजेंट मतलब क्या होता है? जो अच्छे अच्छे एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं, उनके साथ हम TOO वर्ड का यूज नहीं करेंगे, और जो अनप्लीजेंट वाले एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? हम TOO का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो क्या होगा? यहाँ पे टू गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लैड जो वर्ड है ना, अच्छे के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे टू का नहीं प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम वेरी वर्ड का यूज कर देंगे, टू को हटा के यहाँ पे वेरी। ठीक, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सी नंबर पॉइंट देखेंगे, TOO का पेयर किससे बनता है? टू से बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना। टू पर आधारित वाक्य टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है। ही इज टू इंटेलिजेंट टू, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, मतलब एक अच्छे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का पेयर बनता है। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे देखें, टू एडजेक्टिव, इसको चाहे बड़ा टू कह दो, TOO वाला, ठीक है, बड़ा टू। इसके बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव आता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ही इज टू टॉल, वह इतना ज़्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए। ही इज टू स्लिम, वह इतनी ज़्यादा दुबली पतली है जितना नहीं होना चाहिए। ही इज टू कोल्ड, इतनी अधिक ठंड है जितना नहीं होना चाहिए। ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक,
अब यहाँ पे देखेंगे वेरी प्लस एडजेक्टिव, ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। एडजेक्टिव आया, वेरी के बाद भी एडजेक्टिव, इसके बाद भी एडजेक्टिव, वह बहुत ठंडा है। ये भी आपकी बात क्लियर होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, बस ज़्यादा बात नहीं। सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता, सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता। डैड एवं टू के बाद टू का प्रयोग होगा। आई एम सो हैप्पी, ये गलत कहेंगे, आई एम वेरी हैप्पी बोल सकते हैं। आई एम सो हैप्पी डैट, सो के बाद अब यहाँ पे समझना, सो के साथ डैट कंजक्शन का पेयर बनता है। कैसे बनता है? सो, अगर सो आया है, एक क्लॉज है, डैट के बाद अगर आपको एक क्लॉज मिल रही, तब हम यहाँ पे सो के साथ डैट का यूज़ करेंगे, एज का यूज़ नहीं करते हैं। वैसे अगर आपको क्लॉज ना मिले, तब हम सो एज का पेयर यूज़ करते हैं और सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव हो। समझ में आया? अगर हमें क्लॉज मिल जाती है, क्लॉज 1 क्लॉज 2, अगर क्लॉज मिल नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा है, तब हम डैट का यूज़ करेंगे। अगर हमें क्लॉज नहीं मिल जाती है तो सो के साथ हम एज का यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। आप यहाँ पे छठा नंबर पॉइंट देखेंगे, इनफ। क्या लिखा? इनफ। इनफ एडजेक्टिव एवं एडवर्ब दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। जो इनफ वर्ड होता है, ये क्या करता है? एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। जब इनफ एडवर्ब का कार्य करता है तो इसके प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है। जब इनफ हमारा एडवर्ब के रूप में काम करता है तो इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है जिसके लिए वो प्रयुक्त होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है, नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे प्रयुक्त हुआ है, एग्जाम्पल देंगे, इसका नाउन से पहले तुरंत एडजेक्टिव, नाउन से पहले तुरंत एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, शी इज़ वाइज गुड, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले हम इनर वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर नाउन मिल जाता है तो नाउन के पहले, ये समझना। एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो आपका एडजेक्टिव होता है एंड एडवर्ब होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इनर वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर हमें नाउन मिल जाता है तो इसके पहले, यहाँ पे देखें, सी इज़ वाइज, वाइज आपका क्या एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा? इनफ आया। ही हैज़ इनफ मनी, मनी आपका क्या है? यहाँ पे नाउन है, नाउन तो नाउन के पहले क्या आएगा? इनफ आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात यहाँ से आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी हम इनफ वर्ड का यूज़ करेंगे तो अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब में इनफ वर्ड का यूज़ करेंगे तो इनके बाद, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद, ठीक। अगर इनफ वर्ड का हम नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो नाउन वर्ड के पहले। बस ये बात आपको ध्यान रखनी। एग्जाम्पल देख लेंगे, ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, अपने सेशन को हम अगले दिन स्टार्ट करते हैं। इनफ की मैंने अभी थोड़ी आपको बेसिक जानकारी दी है। अब यहाँ मैं आपको अगले सेशन लेक्चर नंबर 4 पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 पे आपके एडवर्ब टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सम रूल हैं, थोड़े बहुत रूल होने के बाद यहाँ से दिखा दूँ मैं एक बार, बस इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चा नहीं हुआ कुछ खास, ठीक है। तो 4th लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से हमारे ये शेरो होता है कि आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे प्ले स्टोर पे अक्कू ज्ञान तक पर चैनल नाम है, ऐप है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है हमारे ऐप की, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दिखाता है उसी में हमारी जो पीडीएफ है इंग्लिश ग्रामर की आपको मिल जाएंगी, और बिल्कुल एक स्मूथ अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ मिलेंगे, और लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट आपकी मेरी बनी है, अभय बाय अभय इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ, अभय मेरा नाम, तो इस नाम से बनी हुई है। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से सीरियल वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। पहले नाउन हुआ, आपका प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एडजेक्टिव हो गया आपका, अब ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन हम इसके बाद, ठीक है। हर एक चैप्टर को रिलेट करते हुए लेके चलेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। मज़ा आ जाएगा। ये मान लेना आपके ग्रामर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है।
तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मस्त रहेंगे। और प्रैक्टिस की सीट आपको लमसम मिली जाती है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन, हर चैप्टर के नीचे आपको 60-50 क्वेश्चन है और बिल्कुल सुपर डुपर लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट जो एग्जाम में आपके पूछे गए कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी हो गया, सीपीओ हो गया, बैंक हो गया, उससे मैं क्वेश्चन वहाँ से लेकर आया हूँ। ये बैच जो है ना हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम के एनालाइज करके हर एक वहाँ से क्वेश्चन उठाकर मैं आपको दे रहा हूँ। तो बिल्कुल एक गजब लेवल की तैयारी आपकी होने वाली है। ठीक, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आज का सेशन यही करते हैं हम। जय हिंद सोल्जर।